वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। माई सेल्फ राकेश चौधरी और स्वागत करता हूं आप सभी का राकेश सर कॉमर्स क्लासेस के इस चैनल पे बेटा। चलिए तो आइए आज हम लोग कुछ नया करते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हमने कल की क्लास में हमने करा था इकोनॉमिक्स का, क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट हो चुका है। दो पार्ट में मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं बेटा। चलिए आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा डिमांड। डिमांड क्या होता है? डिमांड हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं मांग। डिमांड किसे कहते हैं? आप लोग बहुत सुनते हैं। और डिमांड होने के लिए आपके पास क्या चाहिए? एक डिमांड कब इफेक्टिवनेस, एक डिमांड कब कंप्लीट माना जाता है बेटा, तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए होती है? एक इफेक्टिव डिमांड होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बताओ बेटा, क्या विश इज अ डिमांड? क्या आपकी विश जो है क्या वो डिमांड है? नहीं बेटा, हम उसको डिमांड नहीं कहते। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये बेटा क्लास 11th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम कहते हैं डिमांड। चलिए बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम आपका ये हो गया डिमांड। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डिमांड का मतलब क्या होता है। तो लिखिएगा बेटा, मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड, डिमांड का मीनिंग क्या होता है बेटा? तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, कंज्यूमर इज, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज willing to buy at a given price and given periods of time is called डिमांड। लिखो बेटा यहां तक। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। मैं आपको डिफाइन करूंगा बेटा कि कंज्यूमर कौन होते हैं और प्रोड्यूसर कौन होते हैं। कंज्यूमर का डेफिनेशन क्या होता है, कंज्यूमर किसे कहते हैं, कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा। तो कंज्यूमर, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। डिमांड कंप्लीट होने के लिए बेटा एक प्राइस होना चाहिए और एक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए बेटा, हम उसको बोलते हैं डिमांड ऑफ दैट कमोडिटीज। तो यहां तक डेफिनेशन प्लीज लिखे बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डिमांड कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहां तक पहले लिखिए क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डिमांड ऑफ दैट कमोडिटीज। उसके बाद लिखिएगा बेटा, डिमांड इज अ डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। डिमांड क्या होता है बेटा? एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि फ्लो कॉन्सेप्ट हम क्यों कहते हैं बेटा, तो मैं आपको डिफाइन करता हूं फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। वी स्टडी
इन डिमांड एट अ गिवन periods of time, we can see demand is a flow concept. डिमांड को फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं बेटा? तो डिमांड की हम स्टडी करते हैं बेटा, जिस चीज की स्टडी आप करते हो एट अ गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, हम उसको बोलते हैं बेटा बेटा फ्लो कॉन्सेप्ट। जब हम आपको सप्लाई पढ़ाएंगे तो सप्लाई इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि सप्लाई की स्टडी करते हो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो किसी भी चीज का अगर स्टडी करते हो पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम उसको कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। और किसी भी चीजों का स्टडी अगर करते हो आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हम उसको कहते हैं बेटा स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो यहां तक प्लीज लिखेंगे आप लोग। चलिए आगे मूव करते हैं। एक डिमांड इफेक्टिव होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए? व्हेन डिमांड इज इफेक्टिव, एक डिमांड इफेक्टिव कब कहलाएगा बेटा? क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? इन्वॉल्व। ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो डिमांड में इन्वॉल्व होगा तो हम कह सकते हैं डिमांड हमारे इफेक्टिव होगा बेटा? तो चलिए आगे हम लिखेंगे। सबसे पहले एक विश होना चाहिए बेटा। एक विश के साथ जुड़ता है बेटा विलिंगनेस, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे। और इसके साथ साथ बेटा एक क्वांटिटी भी होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। और इसके साथ बेटा एक प्राइस भी होना चाहिए। तो हम इसे कहेंगे बेटा डिमांड आपका इफेक्टिव कहलाता है कब? जब एक विश के साथ, जब एक सबसे पहले डिमांड करने से पहले आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है बेटा। यहां से एक बात बताइए बेटा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका विश है कि आपको फोर व्हीलर परचेज करना है, क्या आपका विश इज अ डिमांड? क्या आपको सोचने से क्या आपको डिमांड पूरा हो जाएगा बेटा? नहीं होगा, क्योंकि डिमांड कंप्लीट तब होगी बेटा, मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि मुझे फोर व्हीलर मेरे पास होना चाहिए, आपकी विश है, विश इज नॉट डिमांड। कभी भी आपकी विश डिमांड नहीं बन सकता। डिमांड होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? डिमांड होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? डिमांड होने के लिए आपके पास विलिंगनेस होना चाहिए, और एबिलिटी टू पे होना चाहिए, और एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, तब जाकर के एक डिमांड इफेक्टिव कहलाता है बेटा। मान लीजिए आपका मन तो कर रहा है कि मुझे मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, लेकिन आपके पास एबिलिटी नहीं है बेटा, तो क्या आपकी डिमांड इफेक्टिव कहलाएगी? नहीं। अगर मान लीजिए आपका मन, आपके पास विलिंगनेस भी है, आप खरीदने की आपके पास क्षमता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका मन नहीं कर रहा है परचेज करने का, तो क्या आपका डिमांड कंप्लीट माना जाएगा बेटा? कभी भी नहीं। तो डिमांड होने के लिए एक विश का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है बेटा। जब एक विश उत्पन्न होती है, जब एक विश अराइज होती है, तो वहां से आप एक विलिंगनेस टू पे आपके पास होना चाहिए, और किसी भी चीज को खरीदने के लिए आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी भी होनी चाहिए, और प्राइस होनी चाहिए, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, तो एक डिमांड इफेक्टिव कहलाता है बेटा। डिमांड का डेफिनेशन इस तरह से हमें देना है बेटा। तो ये पॉइंट्स जो है डिमांड में इन्वॉल्व होती है बेटा। चलिए बेटा अब बात करते हैं डिमांड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है बेटा? चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं, यहां तक नोट करिएगा। एक चीज मैं क्लियर करके चलो बेटा, यहां पर एक चीज आप समझिए पहले। अगर आपको डिमांड को समझना है तो इससे पहले एक चीज मैं समझाता हूं।
एक होता है बेटा डिमांड, और एक होता है बेटा सप्लाई। एक डिमांड होता है बेटा और एक होता है बेटा सप्लाई। देखो डिमांड क्या है बेटा, अभी मैंने बताया, एक ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है बेटा, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि इसको एक पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी करते हैं, और इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे स्टडी करते हैं, इसलिए फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब बताओ, डिमांड कौन करता है बेटा, कंज्यूमर। एक कंज्यूमर डिमांड करेगा। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर वो पर्सन होते हैं बेटा जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, हम उसको कंज्यूमर कहते हैं बेटा। अगर सप्लाई की अगर बात करें, सप्लाई कौन करता है बेटा, एक प्रोड्यूसर करता है। अब बताओ, प्रोड्यूसर कौन होता है बेटा, प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स या प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। अब बताओ एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज सेटिस्फैक्शन लेवल्स। एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव, अ रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर मान लीजिए बेटा, अगर आप 1 रुपये अगर पे करते हो, तो उसके बदले में क्या चाहते हो कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको मिलनी चाहिए। एज अ कंज्यूमर आपका एक्सपेक्टेशन हमेशा यही होता है। और प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें बेटा, प्रोड्यूसर्स ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिच सेटिस्फैक्शन लेवल्स। एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है बेटा हमेशा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है बेटा, जबकि एक प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ, प्रोड्यूसर्स ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ नॉट सेटिस्फैक्शन बेटा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। एक प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, जबकि एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये है बेटा दोनों में डिफरेंस। अब हम आपको डिमांड के बारे में भी बताएंगे। अभी तो मैं डिमांड पढ़ा रहा हूं तो आपको डिमांड के बारे में बताऊंगा। जब सप्लाई पढ़ाऊंगा तो आपको एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होते हैं। और यहां पर मैं बताऊंगा कि अगर हम बात करें तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें तो सप्लाई क्या होता है, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, तो यहां तक का पॉइंट्स प्लीज नोट करें। फिर हम आगे बात करते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। चलिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अगर डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो लॉ डिमांड को प्रभावित करता है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बेटा दो तरह की डिमांड होती है। एक होता है बेटा इंडिविजुअल डिमांड, और एक होता है बेटा मार्केट डिमांड।
एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है बेटा मार्केट डिमांड। हम सबसे पहले बात करें इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड को, किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है डिमांड को प्रभावित करता है, क्योंकि आपको मैं जब बताऊंगा लॉ ऑफ डिमांड में तो वहां पर बताऊंगा कि अगर किसी भी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज कांस्टेंट होंगे बेटा, जब किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कम हो जाएगी बेटा, और जब उसका प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है बेटा। अगर हम बात करें तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस जो है ये डिमांड को इफेक्ट करता है बेटा, हम इंडिविजुअल डिमांड की हम बात करें बेटा। सेकेंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब बेटा हम बात करते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यहां पर दो गुड्स आते हैं बेटा, एक आते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स, एक होता है बेटा सब्सटीट्यूट गुड्स और एक होता है बेटा कंप्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड में लिखेंगे बेटा इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। किसी भी कंज्यूमर्स का इनकम भी जो है वो डिमांड को प्रभावित करता है बेटा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक कंज्यूमर है जिसका पहले मान लो अगर हम बात करें इनकम बहुत ज़्यादा लो था तो टोन्ड मिल्क मिल्क यूज़ कर रहे थे बेटा, जब उनकी इनकम इंक्रीज हुई तो वैसे वैसे वो अपने स्टैंडर्ड को इंप्रूवमेंट किया, तो अब वो टोन्ड मिल्क से बेटा शिफ्ट होकर के फुल क्रीम पे शिफ्ट कर गया बेटा। तो अगर कंज्यूमर की अगर इनकम अगर बढ़ती है जैसे जैसे तो अपनी डिमांड में चेंज लाते हैं बेटा। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर बेटा, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड बेटा। तो सबसे पहले आप क्या बात करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है डिमांड को तय करती है बेटा, निर्धारित करती है बेटा। तो अगर किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस कम होगा बेटा, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर प्राइस कम होगा या प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड कम हो जाएगा बेटा। अगर मान लो अगर प्राइस मान लो पहले एक एक रुपया था तो आपने क्या करा, क्वांटिटी डिमांडेड, आपने 10 कंज्यूम किया, प्राइस बढ़ गया बेटा, यहां से आप डिमांड अपनी कम करते जा रहे हो। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा तो प्राइस जब बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड आप कम करते हो, और जब आपकी प्राइस अगर किसी भी कमोडिटी का कम नजर आता है बेटा तो आप क्या करते हो, ज्यादा कंज्यूम करते हो बेटा। तो सबसे पहले ही अगर हम बात करें तो किसी कमोडिटी की प्राइस जो है एक बहुत बड़ा इसेंशियल फैक्टर है जो डिमांड को प्रभावित करता है बेटा। सेकेंड अगर बात करें बेटा तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मैंने आपको बताया सब्सटीट्यूट गुड्स और मैंने बताया कंप्लीमेंट्री गुड्स। मैं आगे बताऊंगा बेटा अभी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कौन से गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं और किस टाइप के गुड्स को हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं बेटा, और व्हाट आर द एग्जांपल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं बेटा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, किसी भी कंज्यूमर का इनकम जो है डिमांड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है बेटा। मान लो जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ेगा उसकी लाइफ स्टैंडर्ड चेंज होंगी बेटा, और वो आगे अपना जो डिमांड है और ज़्यादा करेंगे बेटा। और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स, अब बताओ कोई पर्सन एडिक्टेड होते हैं, हैबिचुअल होते हैं बेटा, उनकी टेस्ट बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी होती है बेटा, चाह करके भी अपने टेस्ट को कम नहीं कर सकते बेटा, तो वो डिमांड करेंगे ही करेंगे चाहे उनकी इनकम जो भी हो बेटा। तो यहाँ तक प्लीज़ नोट करें बेटा, फिर इससे आगे हम बात करते हैं मार्केट डिमांड। फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, किसे कहते हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स हम किसे कहते हैं। प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन करें बेटा। फिर हम बात करते हैं बेटा एक इंडिविजुअल डिमांड करा हमने, इंडिविजुअल, एक बार मैं आपको बता देता हूं बेटा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। पहले एक बार आप इंडिविजुअल डिमांड हमने लिखा, एक बार डिफरेंस लिख लो। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है बेटा।
individual demand, when we demand, when we demand a single when we demand a single commodity is called as individual demands. When 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 we demand when we demand all when we demand summation of all indi, individual demand or totality of individual demand, we can see market demand. देखो बेटा, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है एक कमोडिटी का डिमांड। मैंने अगर मैं अकेला अगर कोई डिमांड कर रहा हूं, इंडिविजुअल डिमांड, एक व्यक्ति का डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कहता है, और उसको हम व्यक्तिगत मांग भी कहते हैं बेटा। और मार्केट डिमांड की बात करें बेटा, तो जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड होती है बेटा, उन सभी को अगर सम कर दिया जाए तो आपके पूरे मार्केट का डिमांड आ जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है व्हेन वी डिमांड अ सिंगल कमोडिटी। जब हम एक डिमांड करते हैं बेटा एक सिंगल कमोडिटी का, जब हम डिमांड करते हैं बेटा एक सिंगल कमोडिटी का, जब हम डिमांड करते हैं बेटा एक सिंगल कमोडिटी का, तो हम उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और जब हम डिमांड करते हैं बेटा टोटलिटी का, तो हम उसको कहते हैं बेटा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड है उन सभी को सम अप कर दिया जाता है बेटा, और इस तरह से हम दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं बेटा। तो इंडिविजुअल डिमांड के बारे में मैंने बताया कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। अब हम बात करते हैं बेटा मार्केट डिमांड, जिसको अदर फैक्टर्स बोलते हैं बेटा। चलो यहां तक प्लीज नोट करो। चलो बढ़ते हैं आगे। फैक्टर्स, हम इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। हम इसको बोलते हैं बेटा मार्केट डिमांड। सबसे पहला साइज एंड कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशंस। किसी भी कमोडिटी का साइज की अगर बात करें बेटा, कंपोजिशन की बात करें, किसी भी कमोडिटी का पॉपुलेशन जो है, साइज है, कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, ये डिमांड को तय करती है बेटा। कि अगर मान लीजिए अगर किसी भी कमोडिटी में किसी भी, अगर हम कमोडिटी की बात करें, वहां पर अगर मान लीजिए यंगस्टर पर्सन अगर ज्यादा है तो उनकी डिमांड होगी, लाइक जींस की डिमांड होगी बेटा। और वहां पर जिस तरह के साइज है, जिस तरह की कंपोजिशंस है, जिस तरह के लोग वहां पे रहते हैं, उस तरह की डिमांड होंगे बेटा। तो सबसे पहला अदर फैक्टर्स में आपका क्या आया बेटा, तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद
वेदर एंड सीजन्स, income of the consumers, size and composition of the populations, weather and season, incomes of the commodity, ये सारी चीज जो है बेटा डिमांड को तय करता है बेटा, ये अदर फैक्टर्स में आ गए। तो इस तरह से हमने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करा बेटा, तो यहां तक प्लीज नोट डाउन करिए। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, अदर रिमेनिंग कांस्टेंट, other thing remaining constant, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, किसी भी कमोडिटी का अगर मान लो बेटा अगर प्राइस क्या होती है इंक्रीज होती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है बेटा डिक्रीज हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, हम इसको बेटा हिंदी में कहते हैं मांग के नियम। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जब प्राइस किसी कमोडिटी की अगर इंक्रीज होती है बेटा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, और किसी कमोडिटी की अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है बेटा इंक्रीज हो जाती है। हम इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ डिमांड। अब ज्यादा प्राइस पे कम परचेज करते हो और कम प्राइस पे ज्यादा परचेज करते हो बेटा, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इस तरह से आपको करना है बेटा लॉ ऑफ डिमांड। ये एक तरह से डेफिनेशन मेन इसका फंडामेंटल की अगर बात करें तो यही है बेटा कि बाकी सारी चीज कांस्टेंट होगी। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और इसकी अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है बेटा, लिखो। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा डिमांड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में क्या डिफरेंस है बेटा? मैंने आपको बताया कि डिमांड कौन करता है बेटा, ये क्या होता है बेटा एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, और ये होता है बेटा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्योंकि इसकी स्टडी करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, पीरियड ऑफ टाइम पे, और इसकी स्टडी करते हैं बेटा हम पॉइंट ऑफ टाइम पे। हम इसको बोलते हैं बेटा स्टॉक कॉन्सेप्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? डिमांड एक कंज्यूमर करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? मैक्सिमम ऑफ
सेटिस्फैक्शन। बच्चों में दिक्कत रहती है बेटा बेटा कि डिमांड और सप्लाई में क्या डिफरेंस है। तो डिमांड एक कंज्यूमर करता है बेटा, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। सप्लाई कौन करता है बेटा, एक प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट्स। हम इसको बोलते हैं बेटा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है बेटा, मोर और लेस। तो डिमांड आपको समझ आना चाहिए कि डिमांड करता कौन है और सप्लाई कौन करता है बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां तक कि ये बेटा पार्ट 1 है। अगर हम बात करें आपका ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 है डिमांड। ये पार्ट 1 है बेटा, पार्ट 1। और पार्ट 2 जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा बेटा। तो यहाँ तक आप प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसकी रिवीजन करें बेटा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि डिमांड फंक्शन क्या होता है बेटा और किस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ तक आप बेटा इसको रिवाइज कीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।